ज़ैपोरिज़िया संकट के बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन में फिर चेर्नोबिल की आहट हुई तेज। यूक्रेन में तेजी से बांटी जा रही हैं आयोडीन की गोलियां। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद लीकेज का खतरा। तो देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो खबर आ रही है यूक्रेन से कि लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे अगर कोई इस तरह की घटना होती है, नाभिकीय दुर्घटना होती है या कोई अटैक ऐसा होता है तो कैसे बचना है। और फिर से आयोडीन की गोलियां बांटने की खबर आपको याद होगा, दर्शकों को अगर ध्यान हो कि जब युद्ध के पहला महीना था उस समय भी यूक्रेन में लोगों को आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही थी और अक्रॉस द ग्लोब ये मैसेज कन्वे हुआ था कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। और तब जब रूस की तरफ से भी बड़े अग्रेसिव स्टेटमेंट आए थे कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन हमें इस पर धकेला जा रहा है और हम ऐसा अटैक कर सकते हैं, तब भी ये बात सामने आई थी। तो महातबाही आने वाली है ये। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूक्रेन की तरफ से एक संदेश है, जरा इसको भी हम जल्दी से समझते हैं। यूक्रेन में फिर से आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही हैं, फिर से लोगों को तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में आग लगी है और रेडिएशन फैलने का खतरा बना हुआ है। जर्मनी तक इसका असर पड़ सकता है। ये बड़ी बातें जो खबर आई है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि क्या क्या यूक्रेन में चल रहा है और किस तरह की आशंकाएं इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, जिसको लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। तो एक के बाद एक ये फैक्ट सामने आए हैं और जो आग लगने की बात कही जा रही है, जो रेडिएशन फैलने का खतरा बताया जा रहा है, उसको लेकर भी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हम आपको इस मानचित्र के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसका प्रभाव यूरोप में पड़ सकता है, किन किन देशों में इसका असर जा सकता है और कहां कहां इसका एक तरीके से देखिए रेडियस अगर देखा जाए वो कौन कौन से देश या कंट्रीज हो सकते हैं। देखिए, यूक्रेन और उसके बाद रूस, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, ये सब चपेट में आ सकते हैं अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है। तो ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट और उसके हिसाब से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो अहम सवाल ये है कि क्यों आयोडीन की गोलियां फिर से बांटी जा रही हैं? क्या ज़ैपोरिज़िया प्लांट के रिएक्टर्स वाकई लीक हो रहे हैं और ये खतरा बढ़ता जा रहा है? क्या यूक्रेन में चेर्नोबिल 2 की फिर से आहट सुनाई दे रही है? बार बार चेर्नोबिल का जिक्र आता है, बार बार से वही रेफरेंस पॉइंट आते हैं और उसकी वजह से देखिए ये तैयारियां इस स्तर की होती हैं और देशों के नाम हम आपको बता ही रहे हैं कि किन किन देशों तक रेडिएशन का खतरा बताया जा रहा है। राजीव सर, ये जो फैक्ट सामने आए हैं, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये कितनी रियल लग रही है? और फिर से आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, पूरी तस्वीर ये नहीं है। जैसा अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि आज के दिन में देखिए क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं। अगर आप रूस का वर्जन देखेंगे तो जो यूक्रेन बोल रहा है उससे कहीं अलग है। तो इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो वर्जन है, हमें उस पर विश्वास करना पड़ा। दुनिया विश्वास कर रही है, हम सब कर रहे हैं, जो हम लोग इस पर कार्य करते हैं वो लोग सब कर रहे हैं। अभी स्थिति क्या है? आपने कहा तथ्य क्या है? तथ्य है कि चार्ज जो उनका 750 किलोवाट सप्लाई करता था, जिसे हमारे अभी दत्ता साहब ने बताया, जिससे कूलिंग किया था, उसमें से 3 नष्ट हो गए हैं। यह बड़ा ही चिंता का विषय है। इस पर सारे लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसमें से एक पिछली बार जो अभी पिछले सप्ताह में सैटरडे संडे को 20-21 को की जो घटना हुई थी, उसमें वह भी उस पर भी क्षति हुई थी। उसके बाद उससे एक 330 किलोवाट के एक जो अल्टरनेटिव ग्रेड पावर सप्लाई था उससे जोड़ दिया गया। साथ साथ वहाँ पर बैकअप के लिए, जैसा अभी दत्ता साहब ने कहा, कि एक डीजल जनरेटर भी था। आज के दिन में क्या है स्थिति, इसमें चिंता बन गई थी पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि IAEA भी चिंतित था, एक डेलीगेशन भेजना चाह रहा था। लेकिन वहाँ पर रूस का अगर आप वक्तव्य देंगे, जो कि दुर्भाग्य है, रूस वहाँ पर एक आक्रामक शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है, कर रहा है। वो एक तरह से फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। अभी भी जो न्यूक्लियर अंदर के वर्कर्स हैं वो सारे यूक्रेनियंस हैं और वो अब उन दोनों का अपना दावा अलग अलग है। लेकिन दत्ता सर, एक चीज है जो हमने शुरू में खबर बताई थी कि रूस अपने नाभिकीय संयंत्रों का प्रसार कर रहा है यूरोप में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। देखिए, हंगरी में हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, एक बड़े निवेश की बात कर रहे थे। तो एक तरफ न्यूक्लियर प्लांट्स जो पहले से ही फंक्शनल है उनका खतरा है,
दूसरी तरफ ये एक्सपेंशन दिख रहा है रूस की तरफ से, इसको कैसे आप कनेक्ट करके देख रहे हैं? पहले से जो प्लांट है वो वॉर जोन में मौजूद है, वहां पर खतरा बना हुआ है, लेकिन रूस रुक नहीं रहा है। एनर्जी के सेक्टर में वो ये एक चेन बनाता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ये जो आपने बोला कि साहब वो आयोडीन की टैबलेट्स बांटी जा रही हैं, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ 13 साल मैंने काम किया है, और हिंदुस्तान के जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबका हमने जायज़ा लिया था फुकुशिमा डिज़ास्टर के बाद। तो एक हाईलाइट्स में बताना चाहूँगा, हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो उसका रिएक्टर होता है उसको तुरंत बंद करने का प्रावधान होता है। उसको बोलते हैं इमरजेंसी पॉइजनिंग। वो अगर मान लो ऐसा खतरा हो जाए कि कूलिंग बंद होने वाली है या कोई और कारण से वो रिएक्टर पे कोई नुकसान हो जाएगा, उसको सेकंड्स के अंदर बंद किया जाता है। ये आप अचंभित हो जाएंगे, लेकिन उसको दोबारा रीस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो अगर कोई खतरा होगा तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को तुरंत बंद किया जा सकता है। दूसरा है, अगर कोई मान लो रिएक्टर की कोर में डैमेज आया और कोई थोड़ा बहुत गैसेस लीक हुई जो रेडिएशन लेके जाएंगी, वो रेडिएशन कहाँ पे लेके जाएंगी, हवा का विंड डायरेक्शन कहाँ है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उस इलाके का जनरल एटमॉस्फेयर क्या नहीं, है, ठीक है, ये सारे फैक्टर उसमें इफेक्ट करते हैं। ये तो सारे फैक्टर्स एंड प्रोटोकॉल्स आप बता रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों आगे को मैं बता- सेंसिटाइज करना, उनको प्रिपेयर करना, उनकी एक ड्रिल कराना, ये क्या है? अभी ऐसा है कि सबसे पहले जब कोई खतरा होता है तो आयोडीन टैबलेट्स दी जाती हैं, फिर वहाँ की आबादी को शेल्टरिंग के लिए बोला जाता है कि साहब अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दीजिए और मास्क लगा लीजिए और बाहर की कोई चीज़ अंदर मत लाएं खाने के लिए। और अगर वो रेडिएशन लेवल बढ़ता है तो उसको हम इवैक्यूएट करते हैं, उस एरिया को इवैक्यूएट करके जितने लोग होते हैं उनको डीकंटेमिनेट किया जाता है और शेल्टर्स में लेके जाया जाता है। तो अभी वो स्टेज आई नहीं है वहाँ। नहीं, लेकिन सर इसका मतलब तो ये है कि यूक्रेन को, श्रीवास्तव सर, इसका मतलब क्या ये निकालें कि यूक्रेन को आशंका है? चलिए ठीक है, हम ये मान रहे हैं जो सिचुएशन है उसके असेसमेंट से, लेकिन कंट्री की लीडरशिप जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए अगर ये एक्सरसाइज कर रही, इसका मतलब कि कुछ तो उनके पास इनपुट होगा। नहीं, देखिए रवि, इसका ये भी मतलब हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कीव में लगातार सायरन्स बज रहे हैं लेकिन कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से आप अपनी पॉपुलेशन को तैयार करते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो लास्ट मोमेंट आपको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता है। तो एट द बेस्ट आप ये कह सकते हैं एक तरह का प्रिपरेटरी मेजर है, क्योंकि पास में वो रिएक्टर है और उसके आसपास घमासान हो रहा है, इसलिए इस तरह की तैयारी की जा रही है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जहां तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का सवाल है, उन्होंने जो ये प्रपोजल रखा था, इसका बातचीत चल रही थी, रूस ने मान लिया है कि आप विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन अभी हमारे दत्ता साहब बता रहे थे कि जो सिचुएशन है कि इट इज अटेंडेंट रिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे वो एविएशन में हो, चाहे आप कोई भी चीज बनाते हैं, सब में एक अटेंडेंट रिस्क होता है। उससे ज्यादा रिस्क इसमें नहीं है। ये नहीं है कि अगर उसके ऊपर आपका बम गिरा या एयरक्राफ्ट गिर गया तो इमीडिएटली एक बहुत बड़ा रेडिएशन का लेकिन विश्वव्यापी खतरा पैदा हो। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।